स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी 11th पे है या फिर 12th पे भी है, उनका ये डाउट है कि सर डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, हमें अपने मतलब क्लासेस को कैसे स्प्लिट करना चाहिए, टाइम को रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालना चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए कैसे, थ्योरी के लिए कैसे। देखिए ना, अगर आप जेई एडवांस जैसे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेटअप होना ज़रूरी है। और वो क्या सेटअप होता है, जो भी कोई अच्छी रैंक लाता है वो इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करता है और बड़े आराम से रैंक स्कोर कर लेता है। देखिए, पढ़ तो सब लेते हैं, सारा सब टॉपिक सब खत्म कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे, पर तब तक फायदा नहीं होता उन क्वेश्चन का जब तक आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन ना करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट है गगन सारस्वत सर, जो आपके फिजिक्स एक्सपर्ट हैं। आज सर आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी क्लास 10 से क्लास 11 में मूव ऑन करेंगे, दैट इज जेई 2028 के लिए आगे चल के प्रिपरेशन करेंगे, और साथ ही में जो जेई 2026 का एग्जाम्स देने वाले। आज के टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भैया पेपर टफ होगा, लेंदी होगा, उसके साथ साथ क्या सर वन शॉट से कर सकते हैं या फिर हमें फुल सिलेबस मतलब फुल लेक्चर्स ही देखने होंगे, और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं स्पेशली पेपर को लेकर। तो सर आज जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सब कुछ क्लियर करेंगे। बाकी यार सर अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के अपने शेड्यूल से आए, बिजी शेड्यूल से, इसलिए एक वीडियो को लाइक कर देना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट स्टूडेंट्स आपके बारे में थोड़ा और जान जाए। बिल्कुल ऋतिक। ऋतिक ने मेरा नाम तो बता ही दिया है कि मेरा नाम गगन सारस्वत है। मैं एलन से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 7 से 8 साल हो गए, और मुझे इस फील्ड में, जेई के फील्ड में लगभग 10 साल के आसपास हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को पढ़ाया है जो अभी टॉप आईआईटीज़ में हैं, कुछ आईआईटी बॉम्बे में हैं, कुछ आईआईटी दिल्ली में हैं। हर साल बहुत से ऐसे बच्चे मेरे से होकर गुजरते हैं जो आईआईटीज़ में पहुंचते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूं। तो बहुत समय से मैं एलन से जुड़ा हुआ हूं। तो सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन है मेरा। और अगर बीटेक की बात की जाए तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बहुत से बच्चे इससे अवेयर भी हुए होंगे। तो ऋतिक, बस इतना से इंट्रोडक्शन काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है सर, तो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस में जो बच्चों ने लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन सर, आज के टाइम पे जो जेई मेंस का पेपर है वो किस टाइप में हो रहा है, लाइक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, लेंदी हो रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है? अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ तो जेई मेंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सभी को पता है। एक मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैथ्स की बात की जाए तो पिछले सालों का ट्रेंड देखा गया है कि मैथ्स मॉडरेट से टफ साइड में जा रहा है। मतलब हमेशा ऐसा हो रहा है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट और टफ आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ईजियर साइड आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर का अगर मैं फिजिक्स का पेपर देखूँ तो पीछे वाले जितने भी ईयर हैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा मैं उसको मॉडरेट या टफ बोलूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या टफ, मतलब क्वेश्चंस के लेवल में? क्वेश्चंस के लेवल में टफ नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि पहले आपको ऑप्शंस मिलते थे, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलते थे, 30 क्वेश्चंस मिलते थे। इस बार 25 ही क्वेश्चन मिले हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चंस को ट्रिकी माना जा रहा है, थोड़ा सा टफ माना जा रहा है कंपैरेटिवली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। बट अब फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि आप डायरेक्ट डेटा फीडिंग कर आंसर नहीं निकालेंगे। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकालेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। अगर आपने नोट्स पूरे प्रॉपर फॉलो किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट कंपेरेटिवली हमारा मानना है कि हम कंपेयर करके देखते हैं तो पीछे के सालों के कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री इजी है, फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट है, मैथ्स हमेशा मॉडरेट से टफ के बीच में आ रहा है। तो आपको अगर ये पेपर अच्छे से देना है तो आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है। जैसे बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स टारगेट करते हैं, जैसे कि मैथ्स के लिए सफिशिएंट समय मिल जाए। तो मेरे हिसाब से पेपर डुएबल होता है, बड़े आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स की वजह से थोड़ा मॉडरेट चले जाता है, बस, और कुछ नहीं। ओके सर, जैसे कि आप अभी ऑनलाइन पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को, तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज के टाइम पे एक ट्रेंड बन गया वन शॉट्स को फॉलो करने का। तो आप वन शॉट का क्या सच, आप कैसे देखते हो वन शॉट्स को? देखिए, अगर मैं वन शॉट की बात करूं तो मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर बताता हूं। अगर कोई ये सोच रहा है कि वन शॉट से मैं पूरा चैप्टर पढ़ लूं, पहली बार पढ़ने बैठा और पूरा चैप्टर पढ़कर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, तो ये मुश्किल है। क्योंकि अगर अब वन शॉट की बात की जाए तो 4 से 5 घंटे में एक चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर दिया जाता है। और वही चैप्टर अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हो तो कम से कम 8 से 10-15 दिन लेता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप 4 घंटे में पूरा इतने दिन का एक साथ
एक साथ समझ सकें। तो कोई अगर नया बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं इस चैप्टर को वन शॉट से ही कवर करूं, उसने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, तो उसे वन शॉट देखना मतलब उसके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर कोई बच्चा पहले से ही पढ़ चुका है, उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जस्ट वो रिवीजन के पर्पज से देख रहा है कि मुझे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, एक बार मैं बस रिवाइज कर लूँ, मुझे सारी चीज़ें याद हो जाएं, तो वन शॉट बेनिफिशियल है। अब किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स के 11th के टॉपिक्स को उठाता हूँ, आप रोटेशन का वन शॉट देखने बैठ गए। अब आपको पीछे के फंडामेंटल क्लियर नहीं है, रोटेशन पूरा न्यूटन्स लॉ, सेंटर ऑफ मास, वर्क पर एनर्जी, इन सब से मिलकर रोटेशन में सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर रोटेशन में सवाल बनते हैं। आप रोटेशन का वन शॉट देखने बैठ गए और आपके पीछे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं कर रहा वो वन शॉट। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, आप प्रैक्टिस के पर्पज से देख रहे हैं, रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं, तो आपको फायदा देगा। केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड या फिर मेमोरी बेस्ड होती हैं, आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, मतलब आपको सिर्फ अगर याद आ जाए तो भी काफ़ी रहता है। तो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स होते हैं इनके वन शॉट अगर आप देख लेते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा दे जाते हैं रिवीजन के प्रोस्पेक्ट में। मैथ्स सिंपली आप देख रहे हैं, मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा आता है, तो अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तभी फायदा करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखकर पेपर को क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर कट। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करिए, तो उसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्या बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज में फोकस करते हैं, वो सोचते हैं कि पीवाईक्यूज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सोचते हो सर कि मेंस के लिए अगर कोई बच्चा बस पीवाईक्यूज करके चल जा रहा है तो क्या वो एनफ है? अब जैसे मेंस की बात करी तो ऋतिक ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो। क्या पूरा 12th खत्म हो चुका है, या फिर वो 11th की स्टार्टिंग में है, या फिर वो मिड में है। मैं तीनों ड्यूरेशंस की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं 11th क्लास में नया नया आया हूँ, तो मेंस एडवांस दोनों की बात करते हैं ऋतिक। अब 11th क्लास में नया नया आया हूँ, तो सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट सीखने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेंस के सवाल या फिर मैं एडवांस के सवाल बोलता हूं, तो वो कॉन्सेप्ट को, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर, दो तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिलाकर पूछा जाता है। तो पहले आप वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखो, फंडामेंटल को सीखो, आपका जो मॉड्यूल है, आपके जो टीचर्स ने क्वेश्चन दिए हैं उनको करो। उसके बाद फैकल्टी, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, अपने आप से बताएगा कि अब समय आ चुका है कि आप जेईई मेंस के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो और जेईई एडवांस के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। फैकल्टी पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, वो सही समय पर आपको बता देगा कि इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को जेईई मेंस के आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इन क्वेश्चन को जेईई एडवांस के आप तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से जंप मारकर जेईई एडवांस के पहले दिन ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे अप्रोच किया जाता है। अब आखिरी समय की बात करते हैं, जो अभी 12th दे चुके हैं, मतलब 12th का ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो चुका है और 1 महीना रह गया उनके एग्जाम के लिए। उनके लिए अब मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा कि अब वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी समय रह गया है, वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हमें एक बार प्रोफाइल पता चल जाता है कि इस प्रोफाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इस चैप्टर से इस प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके दिमाग में वो प्रोफाइल सेट हो गया, तो जब आपको वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये देखा दिखाया क्वेश्चन, और बड़े आराम से आप इजीली उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी जो 12th में है, जो पेपर के लिए एकदम जेईई मेंस के पेपर के बिल्कुल पास दहलीज पर खड़े हुए हैं, वो जेईई मेंस पैटर्न के एग्जाम लगाएं, पीवाईक्यूज लगाएं, ये आपको फायदेमंद होंगे और हमेशा ही रहते हैं। आखिरी में आपको यही करना चाहिए। स्टार्टिंग से भी आपको, जब आपके टीचर या आपके फैकल्टी गाइड करें कि अब समय आ गया है जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा लीजिए, जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगाइए, तो स्टार्टिंग से भी आपको पैरेलली, जब आपका फैकल्टी बताते जा रहा है, पैरेलली लगाते हुए भी आगे बढ़ना है। ओके सर, ठीक है सर। बाकी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी 11th पे है या फिर 12th पे भी है, उनका ये डाउट है कि सर डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, हमें अपने मतलब क्लासेस को कैसे स्प्लिट करना चाहिए, टाइम को रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालना चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए कैसे, थ्योरी के लिए कैसे? परफेक्ट। देखिए ना, अगर आप जेईई एडवांस जैसे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ना एक सेटअप होना ज़रूरी है। और वो क्या सेटअप होता है, जो भी कोई अच्छी रैंक लाता है वो इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करता है और बड़े आराम से रैंक स्कोर कर लेता है। अच्छा, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ सुनने में आसान लगेंगे, पर इन्हें फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हर एक बच्चे फॉलो नहीं कर पाता। सबसे पहला स्टेप तो बेसिक है कि जब भी कभी आपकी लाइव क्लास हो, रेगुलर लाइव क्लास करना ज़रूरी है। पहली चीज़, आपने लाइव क्लास कर ली, लाइव क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को ट्राई कीजिए कि उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज़ होगी होमवर्क। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट क्लास आती है,
उस क्लास से पहले आपने जो पीछे वाली क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर का, उसे पूरा रिवाइज करना है। मतलब लाइव क्लास, जो लाइव चैप्टर चल रहा है, अभी करेंटली जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का रिवीजन आपको चैप्टर के दौरान ही 3 से 4 बार कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये मैं सिर्फ अभी अभी किसकी बात कर रहा हूं, जो अभी आप रिसेंटली चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, होमवर्क कंप्लीट होने के बाद जो भी डाउट है उन्हें अपनी फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, जो नहीं बनी उन पर मार्क करके रखिए और उनको रिवीजन में डालिए कि भाई ये मेरे पे चौथा क्वेश्चन नहीं बना, ये मेरे पे पांचवा क्वेश्चन नहीं बना, इसको नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन करूंगा तो खुद से अटेम्प्ट करके देखूंगा। ऑफकोर्स जब पहली बार सर ने बताया तब भी करना है, जब रिवीजन करना है तब भी करना है। तो ये क्या हो गया, ये होमवर्क वाली प्रोसेस होगी। अब आते हैं सर अलग से रिवीजन कैसे करें। जो अभी करेंटली चैप्टर चल रहा है उसका रिवीजन तो क्लास के दौरान हम 4 से 5 कर ले रहे हैं, पर जो चैप्टर्स हमारे पीछे रह गए उनको कैसे रिवाइज करें, उनको भी आपको डिवाइड करना होगा। जैसे कोई टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की बात हो रही है, और एमडब्ल्यूएफ मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की बात हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने बोला कि मैं मंडे को फिजिक्स का ये वाला चैप्टर रिवाइज करूंगा, वेक्टर रिवाइज करूंगा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री का करूंगा, वेडनेसडे को मैथ्स का करूंगा। इन चैप्टर्स को भी आपको बांट लेना है कि इस दिन मैं ये चैप्टर, इस दिन मैं ये चैप्टर और इस दिन मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा। फिर इनकी भी साइकिल सेट करनी है कि 3 दिन में एक चैप्टर ये वाला आ गया है, अगला बार 7वें दिन ये चैप्टर दोबारा आएगा। इस तरीके से आप साइकिल में सभी चैप्टर को जो पीछे वाले हो गए हैं उनको भी रिवीजन में डालिए, क्योंकि जब आप 12th में एग्जाम देने जा रहे होंगे तो 11th तो 2 साल पहले खत्म हो चुका है। अब 11th की चीजें कैसे याद रहें। एक रिवीजन ही की चीज है जो आपको इन सारी चीजों को याद रखने में मदद करेगी। देखिए पढ़ तो सब लेते हैं, सारा सब टॉपिक सब खत्म कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे, पर तब तक फायदा नहीं होता उन क्वेश्चन का जब तक आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन ना करें। तो आप प्रॉपर शेड्यूल में से टाइम निकालकर रिवीजन को प्रॉपर, मतलब जो भी क्लासेस का टाइम है उसमें से समय निकालकर आप रिवीजन को रेगुलर कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी विद्या जो भी ग्रहण करी है भूल जाएंगे। सर अभी और एक कंफ्यूजन है कि आजकल के एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन में लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं और लेक्चर के सामने बैठ जाते हैं बिना कोई नोट्स बनाए। तो और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है बच्चों को? देखिए सिंपल है, मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपको काम आते हैं। अगर आप किसी और के नोट्स का यूज़ कर कर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। कोशिश किया कीजिए कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से बच्चों को ये समस्या भी आती है कि सर हम पूरे नोट्स नहीं लिख पाते, कभी कभार छूट जाता है। आप कोशिश कीजिए कि पूरे नोट्स को लिख लीजिए। मतलब जब टीचर समझा रहा है, ऑफकोर्स जब टीचर समझा रहा है तब पूरा समझिए। टीचर उसके बाद आपको समय देता है कि बेटा अब तुम इसको लिख लो, तो उसी समय पर अपने नोट्स को बनाइए, कंप्लीट कीजिए। और एक और चीज, अपनी भाषा में जरूर लिखिए, अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखिए नोट्स में। आपके नोट्स इतने रिच होने चाहिए कि उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए, क्योंकि आखिरी में यही नोट्स आपके काम आते हैं। तो मोटी मोटी बात, नोट्स जरूर बनाना है। अपने नोट्स खुद के होने चाहिए, दूसरे पे रिलाय मत कीजिए, सिंपल। और सर एक और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि जैसे एडवांस के लिए बात किया, जेई एडवांस बहुत टफ होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि सबसे पहले जेई मेंस लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जब जेई मेंस क्रैक हो जाता है तब एडवांस में मूव ऑन करेंगे। नहीं, देखो ना, अगर कोई बच्चे का टारगेट जेई एडवांस ही है तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से दोनों की प्रिपरेशन की जाए। जैसे अभी हम भी जब भी पढ़ाते हैं तो हम दोनों को पैरेलली लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं अभी अभी मेंस पढ़ोगे तुम 2 साल, उसके बाद तुम आखिरी के जो 4-5 महीने हैं उसमें एडवांस पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। आप स्टार्टिंग से ही मेंस और एडवांस दोनों को साथ लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग से ही लेकर चलना होता है, आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि आपने 2 साल सिर्फ मेंस पढ़ा और आप 4-5 महीने में वो स्किल डेवलप कर लोगे जिससे आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओ। ऐसा स्किल डेवलप करना मुश्किल होता है, तो दोनों को पैरेलली लेते हुए चलना चाहिए। और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी कोई बच्चा क्लास 10 से 11 में मूव ऑन कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि वो ऑनलाइन कोचिंग चूज करे या ऑफलाइन कोचिंग चूज करे। और बीइंग एन ऑनलाइन टीचर आप बहुत अच्छे से ये बता सकोगे न्यूट्रल होके कि कौन सा बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे देखिए, जो बच्चा 10 से 11th में मूव ऑन कर रहा है, तो ऐसा होता है कि मैं 6 क्लास से 10th क्लास तक एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ाऊँ। मतलब ये मेरी टेबल है
और मैं इस टेबल पर बैठकर बड़ा कंफर्टेबली चीज़ों को पढ़ सकता हूँ कि मेरे को मेरा सराउंडिंग आराम से पता है, मुझे पता है कि मम्मी कब उठेंगी, पापा कब उठेंगे, कब मुझे चाय मिलने वाली है। मेरा सराउंडिंग यही है, मैं बहुत आराम से सेटल होकर यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। तो ऑनलाइन की एक खासियत है कि आपको वो आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो आप पिछले 5 से 6 सालों में जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। आप ऑनलाइन चूज़ करोगे तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहली चीज़, आप बड़ा कंफर्टेबली अपने घर पर बैठकर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में आपको समय भी ज़्यादा मिल जाता है। समय जैसे ज़्यादा कैसे मिल जाता है कि आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आप घर पे ही हैं, तो घर पर रहकर बड़े आराम से आप समय की बचत कर तैयारी कर सकते हो। अब देखिए, अब किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को कहीं जाकर पढ़ना है और मेरे सराउंडिंग में 200 या जितने भी बच्चे बैठे हों, 100 बच्चे बैठे हों, उनको देखकर पढ़ना है, तो वो ऑफलाइन भी जा सकता है बड़े आराम से और उसको वैसा अलग वाला एनवायरनमेंट भी मिलेगा और वो वहाँ से भी तैयारी कर सकता है। ओके सर। तो सर अभी जेई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट 1 महीने या उससे कम टाइम बचा है। बहुत सारे बच्चे स्पेशली जिनका 30% सिलेबस हुआ है, किसी का 50% 60% हो रखा है, वो कंफ्यूजन में है कि उनको नया सिलेबस मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करने चाहिए या फिर जो भी हो रखे उसको और अच्छे से सॉलिड करें। अब जैसे 60% और 70% जिनका हो चुका है सिलेबस, वो उसको अच्छी तरीके से करें और उसको अच्छी तरीके से करने के बाद उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिनका 30-40% हुआ है वो कोशिश करें कि जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी कवर कर लें। मतलब उनके कम से कम बेसिक फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होनी चाहिए, जिससे कि वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। अटेम्प्ट ज़रूर करना है आपको फर्स्ट जो जनवरी में हो रहा है, जिससे कि आपको रियलिटी चेक मिले कि साहब आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद जब पहला अटेम्प्ट हो जाए तो वो सेकंड अटेम्प्ट के बीच में चीज़ों को कॉप अप करें, तैयारी करें, जो जो कमज़ोर हैं उन पर काम करें, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दें। सिंपल यही चीज़ है। हाँ, अभी जैसे मेंस पे लास्ट का टाइम बचा हुआ है, कुछ ही टाइम बचा है, तो जो बच्चा अभी फिजिक्स पे 20-30 नंबर पे अटका हुआ है, तो वो फिजिक्स के लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स कर सकता है या फिर फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रख सकता है जिससे वो अच्छा नंबर स्कोर कर सके। जैसे किसी बच्चे के 20-30 नंबर आ रहे हैं तो वो कोशिश करे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की जाए तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको पढ़ने के लिए पीछे की नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कर ले, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको अच्छे से कर ले, इससे भी मार्क्स अच्छे गेन हो सकते हैं। थर्मल वाला सेक्शन है जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आता है, उसको भी बेहतर कर ले। बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, इससे भी मार्क्स अच्छी तरीके से गेन किए जा सकते हैं। मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स का सेक्शन काफ़ी लंबा होता है, वो इतने कम दिनों में आप उस पर एक्सपर्टीज नहीं ला सकते। तो मेरी सजेशन ये है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल वाला सेक्शन इसे बेहतर से कर ले, क्योंकि अब इतना ही समय बचा है, इन्हीं 3 या 4 टॉपिक्स को वो कवर कर सकता है बेहतर तरीके से। ठीक है सर। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस भी कवर कर रखा है, क्वेश्चन भी अच्छे से कर रखा है, बट फिर भी मॉक टेस्ट में ना मार्क्स स्टक हो गए, किसी के 80, किसी के 100 और किसी के उससे भी कम में। तो वो मॉक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जिससे इंप्रूवमेंट दिख सके। देखिए, अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर एकदम फिक्स हो गए हैं, ना तो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो आप क्या कोशिश कीजिए कि उस टेस्ट पेपर को लीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए इन डिटेल। आप देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। पहली चीज़ ये देखिए कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो गलत कहाँ पर हो रहा है, क्या कैलकुलेशन में गलती हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है। पहली चीज़ ये जज कीजिए। दूसरी चीज़ ये जज कीजिए कि जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। जो टॉपिक छोड़े गए हैं उन्हें भी तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। तो ये 2 चीज़ें कीजिए, पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर आइडेंटिफाई कीजिए कि साहब कहाँ पर कमी रह जा रही है। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो श्योर है कि आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। तो सर हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने पूछा है और जो मैंने अपने साइड से रखा है वो सारे कवर हो रखे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एडवाइस आपके साइड से कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपना प्रिपरेशन कैसे वो सही ट्रैक में रख सकते हैं, आपका एक एडवाइस। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो जेई की प्रिपरेशन है, बच्चे जो क्रिकेट देखते हैं वो टेस्ट मैच की तरह है, T20 की तरह नहीं है कि आप एक दिन पढ़े उसके बाद 4 दिन नहीं पढ़े। ऐसे जेई की प्रिपरेशन नहीं होती। आपको लगातार पेशेंस रखकर तैयारी करते रहनी चाहिए। समय आएगा जब आपके कम मार्क्स आएंगे, समय आएगा तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा भी आएंगे। दोनों चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से लेना है, आपको पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रेगुलर फॉलो करते रहे, मोटिवेट होकर फॉलो करते रहे, तो ये मेरी गारंटी है आप कब जेई एडवांस क्लियर कर आईआईटी में बैठे होंगे आपको भी नहीं पता चलेगा।
तो वही चीज़ की धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो धीरे 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 अपने काम को करते चलिए। आखिरी में आप बड़े आराम से जे एडवांस क्लियर कर कर एक अच्छे कॉलेज में होंगे, पता भी नहीं चलेगा। बाकी सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आपने जितने भी क्वेश्चंस आंसर किए, आई होप कि बच्चों को बहुत हेल्प करेगा उनके प्रिपरेशन को और अच्छे करने के लिए। बाकी गाइज अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आपके रह गए, तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक्स, बाय एवरीवन।